बच्चों हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू किया था, जिसके 2 टॉपिक्स कवर हम कर चुके हैं। पहला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग और सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हमने कवर किया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कई सारे केसेस थे कि कैश में गुडविल लाते हैं तो क्या होता है, काइंड में लाते हैं तो क्या होता है, नहीं ला पाते तो क्या होता है, राइट, हिडन गुडविल, ये सारे केसेस हमने पढ़े थे। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का थर्ड टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, चेंज इन पीएसआर पढ़ा था ना, उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है ये हर रीवैल्यूएशन के चैप्टर में सेम रहेगा। क्या होगा? सेम। तो हमने इसको कवर किया हुआ है, पिछले चैप्टर में ये कवर्ड है। स्टिल आई विल रिपीट, आपके कंफर्ट के लिए आई विल रिपीट अगेन, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। जितना धीरे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उतना धीरे नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्विकली विल रिकैप, रीवैल्यूएशन के टाइम पे इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यानी हमारे इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो बुक्स में होते हैं, उसका क्या किया जाता है जब रीवैल्यूएशन होता है। जनरल रूल क्या है? बांट के करो खत्म। क्या करना है? खत्म करना है। चाहे वो रिजर्व्स हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, लॉसेस हो, व्हाटएवर इट इज, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे। क्यों बच्चे बताना, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे? अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, इफ आई आस्क व्हाई रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, 1 मार्क का क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा लिखना था, बिकॉज दे वर अर्न्ड बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। बस आप सही वर्ड, सही लाइन आपने बोली थी, बट बिफोर वर्ड लगाना रह गया था, बाकी ठीक था। ओके, तो हम इसीलिए बांट देते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट्स हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले कमाए हुए हैं, तो वो पुराने ही रेशियो में बंटने चाहिए, राइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई जनरल रिजर्व है जिसका कोई पर्पस नहीं है, आपने ऐसे ही रिजर्व बना रखा है, तो आप आंख मूंद के बांट दीजिए। क्या करना है? सिंपली आंख बंद करो, बांट दो। किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में। जैसे अगर हम कहें ए बी सी 3 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर एडमिट होने जा रहा है डी, तो हमारे जो पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, उनका हकदार कौन है? ए, बी और सी। आने वाले पार्टनर का उस प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है, तो आप पुराने रेशियो में इन प्रॉफिट्स को बांट के कर दीजिए खत्म। सिंपल रूल है। अगर प्रॉफिट है तो इनको क्रेडिट हो जाएगा, अगर पुराने लॉसेस हैं तो इनको डेबिट हो जाएंगे। सिंपल रूल। ये हुआ जनरल रिजर्व्स की बात, जिसको आपने बिना किसी पर्पस के बना के रखा हुआ है। अब आते हैं पर्पस वाले रिजर्व्स पे। पर्पस वाले रिजर्व्स कौन से? 2 हैं आपके सिलेबस में, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अगर आपने किसी पर्पस से रिजर्व बनाया हुआ है तो आप उसे ऐसे ही आंख मूंद के नहीं बांट सकते, आपको चेक करना होगा कि क्या उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है। अगर नहीं है तो आप बांट सकते हैं, राइट। सो एक बार हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे आते हैं। अच्छा, पहले इसकी जर्नल एंट्री देख लो, हालांकि पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। स्टिल आपका जो रिजर्व होता है, लायबिलिटी के कॉलम में दिया होता है, इधर लायबिलिटी साइड पे रिजर्व है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, से यस। इसको खत्म करना है तो क्या करोगे? डेबिट। तो ये रिजर्व डेबिट हो गया, पीएनएल डेबिट हो गया, और किसको जाके मिल गया? ओल्ड पार्टनर्स। ये मैंने सिर्फ उन चीजों को डिस्कस किया जो आप आंख बंद करके बांट सकते हैं। रिजर्व्स हो गए, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, आप उसे बांट दीजिए। वैसे ही अगर कोई लॉसेस है, यानी एसेट साइड पे आपको पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो आप उसे बांट देंगे और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। अब हम इन 2 स्पेसिफिक रिजर्व्स को डिस्कस कर लेते हैं, WCR और IFR के बारे में क्या होगा। हालांकि ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। क्विकली विल रिकैप, ठीक है। आई एम सॉरी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? कोई एक्सीडेंटल क्लेम के लिए बनाया जाता है कि अगर आपके किसी वर्कमैन के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसे कोई पैसे देने पड़ जाए, तो एकदम से आपका बिजनेस हिट ना हो,
आपके पास पैसे हो उस काम के लिए, राइट। सो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर आपकी बैलेंस शीट में WCR दिया हुआ है 50,000, पुराने दो पार्टनर हैं A और B, रेशियो है 3:2, अब नया पार्टनर आ रहा है C। अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना सा है कि बैलेंस शीट में WCR है और पुराने पार्टनर का रेशियो 3:2, बांट दीजिए 30 और 20, वेरी गुड। सो कैसे बांटेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बताओ बच्चे। 2A to B, वेरी गुड। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट, उसे डेबिट हो जाएगा और किसे मिल जाएगा, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। अगर कोई भी क्लेम नहीं है इस रिजर्व के अगेंस्ट तो आप इसे बांट दीजिए। जर्नल एंट्री हमने डिस्कस कर ली। पहला केस क्या है, इफ देयर इज नो क्लेम, हमने वर्कमैन कंपेंसेशन को डेबिट किया 50 और A और B को 30-20 दे दिया, सिंपल है। अगला केस देखते हैं, इफ देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कोई क्लेम है, जो रिजर्व आपने बनाया उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम दिया हुआ है। अब इसमें अगर क्लेम है तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम है, दूसरा रिजर्व से ज्यादा क्लेम है, तीसरा रिजर्व से कम क्लेम है। चलिए एक एक देखते हैं। पहला केस देखते हैं, यहाँ पे WCR दिया हुआ है 50, मैं एग्जाम्पल चेंज नहीं करती, वही रख रही हूँ। A और B पुराने पार्टनर हैं, C एडमिट होने जा रहा है, 3:2 इनका रेशियो था। WCR गिवन है 50 और आपको बोला है फर्स्ट केस में हम क्लेम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टेक 10,000। कितना क्लेम है, 10,000 का क्लेम है। अब कैसे करेंगे, आपको ये 10,000 का क्लेम देना है, यानी 50,000 के रिजर्व के अगेंस्ट कितनी लायबिलिटी है, 10, 40,000 पार्टनर को मिल जाएगा, वेरी गुड। यानी आपको याद है पिछले चैप्टर का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR बोल, VCR नहीं, कुछ भी बोल रहा है। अरे VCR एक डिवाइस हुआ करता था पहले, आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा। हाँ जी, सुना है, देखा नहीं है, ओके। मैं सोचूंगी जब से VCR कर रहा है, WCR तो बोल ले कम से कम। ओके, सो WCR डेबिट हो जाएगा, जो आपने ये पे करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, आप कितना क्रिएट करेंगे, 10,000। और यार देखो डिपेंड करता है कि अगर चलेगा, फाइन, डुएबल। अब कितना बच गया आपके पास, 40, उसको क्या कीजिएगा, बांट दीजिए। A और B में, कौन से पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, इसको बांटो 3:2 में, 24 और 16, वेरी गुड। समझ आ गया पहला केस, कोई शक कोई शंका। अब दूसरा केस देखो, जितना क्लेम है उतना ही WCR आपने बना रखा है। सो आई विल टेक क्लेम टू बी 50, कितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है, WCR टू वर्कमैन क्लेम, यानी सेकेंड केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, WCR डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। इस सिचुएशन में बच्चों पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं पार्टनर्स को बांटने के लिए, ठीक है। लास्ट केस, क्लेम इज ग्रेटर, तो मैं यहाँ पे क्लेम की अमाउंट 60 कर देती हूँ, ठीक है। यानी देखो हमारे पास रिजर्व 50 है, रिजर्व 50 है, क्लेम आ गया 60, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्लेम आया, कहां से लाओगे, रीवैल्यूएशन, ठीक है। सो पहली एंट्री क्या हो जाएगी इन दिस सिचुएशन, WCR डेबिट 50, रीवैल्यूएशन डेबिट 10। कहां ध्यान है बच्चे, इधर ही हो आप, ओके। वर्कमैन क्लेम कितना हो गया, 60। बच्चों अब ये जो रीवैल्यूएशन में आपने लॉस डेबिट किया है, इसे कौन बेयर करेगा, कौन, पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो।
तो ये रीवैल्यूएशन का जो लॉस है ए और बी में बांट दीजिए 3:2 में। एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू रीवैल्यूएशन 3:2, 6,000 4,000। समझ में आ गया सबको, याद आ गया, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ये तो मैम की दिल बड़ा ना मैम का, इसलिए दोबारा पढ़ा रही है। सही बोला ना इप्सिता? चलिए, ये यहाँ पे वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस की। IFR पे आते हैं बच्चों। WCR डिस्कस हो गया। अब अगला जो रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जो है वो है IFR। क्यों बनाते हैं? करेक्ट, अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, वॉलेटाइल है, राइट, इन दैट केस टू बेयर द फ्यूचर लॉसेस आप इसे क्रिएट करते हैं ताकि आपका PNL अकाउंट एकदम से हिट ना हो। सिंपल है। अब इसका क्या करना है, इसमें भी वैसा ही सिस्टम है कि हमें इसे को बांट के खत्म करना है अगर कोई फॉल नहीं है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। IFR की, कैसे ये छोटा हो गया। IFR की अगर हम बात करें तो इसमें आपने थोड़े से डिफरेंट केस, कुछ इशू हो रहा है ना, व्हाई दिस इज नॉट गेटिंग स्क्रोल्ड, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ठीक है, फाइन। IFR पे आते हैं। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं जिसको हमने 2 लाख रुपए में खरीदा था। IFR हम बना लेते हैं 30,000। ठीक है, 2 पुराने पार्टनर, वही 3:2, नया पार्टनर जो आएगा वो C है। सेम एग्जाम्पल रखते हैं ताकि बेटर क्लैरिटी आए। अब यहाँ पे देखो, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। पहला केस क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट, यानी आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और आज इसकी मार्केट प्राइस भी 2 लाख रुपए ही है। क्या कोई फॉल हुआ? नहीं। तो क्या आपको IFR की जरूरत है? नहीं। बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? IFR डेबिट हो जाएगा और पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सिंपल है बच्चों, हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं कि फॉल हुआ तो क्या होगा। फर्स्ट केस क्या डिस्कस किया कि कोई फॉल नहीं है। अगला केस है, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू इज ग्रेटर, यानी अगर मैं कहूं कि मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और अब जो इसकी मार्केट वैल्यू है इट इज लेस देन 2 लाख। क्या है? अब इसमें भी अलग अलग केसेस है, कितना फॉल हुआ ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, जब आपकी मार्केट वैल्यू फॉल होती है उसमें 3 डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट है, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR। IFR कितना है आपके पास? 30। पहला केस है, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR, तो मैं 30 से लेस फॉल ले लेती हूँ, 20 ले लेते हैं। 20 का फॉल हुआ और IFR हमारे पास कितना है? 30, यानी 20 का फॉल हुआ तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 180। आई टेक के मार्केट प्राइस है 180, यानी 20,000 का फॉल है। IFR हमारे पास 30 है, सो 30,000 का IFR, फॉल कितना हुआ? 20, तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई? 20, और जो 10,000 बचा उसका क्या करोगे? बांट दीजिए, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो। सिंपल है। अगला केस है, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR, यानी जितना आपके पास IFR था उतना ही प्राइस कम हो गया। कहना है 170 हो गया, मार्केट प्राइस 170 होगी तो फॉल कितना हो गया? 30। अगर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आज 170 की हो गई तो कितना फॉल हुआ? 30, और उतना ही IFR है आपके पास। कितना IFR है? 30। सो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, IFR डेबिट 30 टू इन्वेस्टमेंट 30। हाँ बोलो बच्चों, हाँ बोलो ना, दोबारा पढ़ रहे हैं ये सब। ओके, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन IFR, यानी हमारे पास IFR 30 का था और से फॉर एग्जाम्पल फॉल हो गया 40 का फॉल हुआ तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 160, यानी 40,000 का फॉल है। IFR एंड फॉल इन वैल्यू इज 40 विच इज ग्रेटर देन अवेलेबल IFR। हम क्या करेंगे?
IFR पूरा यूज हो जाएगा, 10,000 हम रिवैल्यूएशन से लाएंगे, 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के कम हो गए। ये जो 10,000 का लॉस हुआ ये कौन बेयर करेगा? पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। सिंपल है बच्चों, लॉजिकल है ना, कुछ भी रटने वाली बात तो है ही नहीं। ओके, आगे चलते हैं। ये केस समझ में आ गया। पहला केस क्या था? जहां पे कोई भी फॉल नहीं हुआ। दूसरा केस है कि फॉल हुआ है, और फॉल हुआ है तो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। IFR से कम फॉल है, IFR के बराबर फॉल है, या तो IFR से ज्यादा फॉल है। तीसरा जो केस है, बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, यानी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, आज से फॉर एग्जाम्पल वो 2.5 लाख की हो गई। क्या कोई फॉल हुआ? उल्टा प्राइस बढ़ गए, कम नहीं हुए, प्राइस बढ़ गए। तो हम क्या करेंगे? पहला तो हमें IFR की जरूरत है नहीं, जब प्राइस फॉल ही नहीं हुआ है तो IFR को बांट दो। से यस, तो IFR को बांट देते हैं। IFR पूरा बांट दीजिए 30 टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अब ये जो गेन हुआ उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा बच्चों। 50,000 का फायदा हो गया ना, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की हो गई। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 50। कहां क्रेडिट हो जाएगा? और जो रिवैल्यूएशन से गेन हुआ वो पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन गेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। सिंपल है, याद आ रहा है बच्चों सब? कोई शक, कोई शंका, दिक्कत, समस्या? चले आगे। मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस को बांट के खत्म कर दीजिए। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तो आप आंख बंद करके नहीं बांट सकते। स्पेसिफिक रिजर्व में 2 पढ़ने हैं आपने, पहला WCR, दूसरा IFR। आपको चेक करना होगा उनका यूज, उसके बाद आप बांट सकते हैं। ठीक है जी। तो जनरल रूल क्या कहता है कि जब भी आपको बैलेंस शीट में ये चीजें दिखाई दे, आप उन्हें बांट के कर दीजिए खत्म। मैक्सिमम चीजें जो आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे सकती हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, P&L अकाउंट, कंटिंजेंसी रिजर्व के नाम से भी हो सकता है, P&L का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। देखो दोनों पॉसिबल नहीं है, या तो इधर P&L होगा या इधर होगा, दोनों दिए हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन में नहीं फेस करेंगे आप। समझ में आ गया? इनमें से कोई भी चीजें दिखे तो बांट के कर दीजिए खत्म। कोई शक? अब क्या क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बांटना है? नहीं, क्वेश्चन विल नेवर से, 110% क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलेगा कि बच्चों बांटो। ये आपको समझना है कि बांटना है। क्वेश्चन विल ऑलवेज 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 बी साइलेंट रिगार्डिंग दिस। सिंपल है। हाँ, लेकिन अगर नहीं बांटना होगा तो जरूर बोलेगा, बांटना होगा तो नहीं बोलेगा। मतलब खामोशी का मतलब हाँ होता है, ऐसा मूवीज में आता है ना कि कुछ ना बोले तो बांट दो, अगर बोले तो क्या करे? वो बोलेगा तो ना बांटने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन कई बार कह देता है कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, या तो लैंग्वेज हो सकती है कि जनरल रिजर्व इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द बुक्स। इस टाइप की कोई भी भाषा का प्रयोग हो सकता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बांटना हमें नहीं है। 2-3 लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, या तो हो सकता है टू बी कैरिड फॉरवर्ड, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, इस टाइप की लैंग्वेज हो सकती है। राइट? तो उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। समटाइम्स पार्टनर में डिसाइड दैट ये सारे जो रिजर्व्स हैं वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू किए जाए, उनको बांटा ना जाए। इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपकी बैलेंस शीट में मान लीजिए जनरल रिजर्व 30 दिया हुआ है, P&L अकाउंट है I'll take some random amount 20, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया गया है यहाँ पे 5000। ठीक है। और क्वेश्चन आपसे कहता है डू नॉट डिस्टर्ब दिस, या तो लिखता है कि जनरल रिजर्व, P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द बुक्स,
यानी सिंपल हो गया कि बांटना तो नहीं है, तो क्या करें, छोड़ दें, कुछ ना करें, करना तो पड़ेगा, ट्रीट तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर आप इसे बांट के खत्म करते तो क्या करते, ये दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट होते, हाँ बोलो, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होते ना, अगर ये बांट के खत्म करते तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होता, डेबिट। से यस, वेरी गुड। यानी ये पार्टनर को मिलने वाला था और ये पार्टनर से हमें वापस लेना था। अब कह दिया कि नहीं, आपको इसको नहीं बांटना, तो क्या करें, नेट इफेक्ट निकालो। नेट इफेक्ट का क्या मतलब है, क्रेडिट साइड वाली सारी आइटम प्लस और डेबिट साइड वाली माइनस। तो 30 + 20 कितना हो गया, 50, -5 कितना हो गया, 45। यानी हमारा नेट इफेक्ट क्या आया, 45 पॉजिटिव। आप देखो पॉजिटिव वाली ज्यादा है ना, और नेगेटिव 5000 है, तो हमारा नेट इफेक्ट कितना आया, 45। अब इसको आप गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे। गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है ना, मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर करेंगे और एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सिंपल है, कोई दिक्कत, हाँ जी, हाँ उस पे आ रहे हैं। ये हुआ जब आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, आपका ये नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है। बैलेंस शीट बनाते हैं नेगेटिव इंपैक्ट वाली, मान लेते हैं यहाँ पे P&L अकाउंट दिया है 10,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है यहाँ पे 20,000 का। अब देखो क्रेडिट साइड वाली आइटम प्लस होती है और ये माइनस होता है, सो 10 - 20 कितना हो गया, -10 का फिगर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब नेट इफेक्ट नेगेटिव होता है तो हमारी ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। समझ में आई आपको बात, क्यों ऐसा होता है। देखिए रेशियो चेंज होने से अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आप हैप्पी हो, लेकिन अगर रेशियो बढ़ने से आपको लॉस का शेयर बढ़ जा रहा है तो आप सैड हो ना। तो वो लॉस का शेयर आप क्यों बेयर करोगे, आप बोलोगे भाई मेरा रेशियो तो बढ़ रहा है, पहले जो था उसके हिसाब से लूंगा, मैं क्यों लूंगा ज्यादा लॉस। इसीलिए ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। बात समझ में आई आपको। तो जब गेन की बात होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन जहां लॉस की बारी आती है तो वो एंट्री रिवर्स हो जाती है। फिर जिसका शेयर बढ़ रहा होता है उसको दिक्कत हो जाती है लॉस के केस में। समझ में आ रहा है, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही समझा आपने। तो यहां तक आपको क्या चीज समझ में आई कि जनरल रूल है आप बांट के खत्म करो, क्वेश्चन मना कर दे तो नेट इफेक्ट निकालो, उसको गेन शेयर से मल्टीप्लाई करो। अगर वो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेन। कोई शक, शंका, दिक्कत नहीं, ये लिखा भी नहीं है किसी बुक में, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रही हूँ आपको। बात समझ में आ गई बच्चों इतनी, क्या हम इसके प्रैक्टिकल पे चल सकते हैं अब, कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है पीछे, पक्का क्लियर है, नाखून मत खा, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं इसका। 5-7 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, फटाफट निपटाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन केस ऑफ एडमिशन। ऑनलाइन बच्चों ये विजिबल है, एक बार आप ऑनलाइन बच्चों ये बताना चैट विंडो में सही से फॉन्ट्स विजिबल है क्या, जस्ट लेट मी नो इन द चैट विंडो क्या लिखा हुआ है। ओके ग्रेट, ठीक है बच्चे, थैंक यू। A, B, C are partners sharing profits and losses in 4-3-2। A, B, C पार्टनर है जिनका रेशियो 4-3-2 है। They admit D as a partner with 1/6 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है D for 1/6 शेयर। On the date of admission, the balance sheet showed the following information। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, यानी एक छोटा सा पार्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। जनरल रिजर्व है, P&L है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बताइए क्या करेंगे, क्या करना है बैलेंस शीट में, ये दिख जाए तो बांट दो। कैसे बांटोगे बच्चे, ये दोनों जो है लायबिलिटी साइड के जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट बैलेंसेस है, तो बांटने के लिए क्या हो जाएंगे, डेबिट। ठीक है, देखिए हम चाहें तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में इन्हें अलग अलग बांट के दिखाऊंगी आपको। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,
कौन से रेशियो में और किसको मिलेगा? 4:3:2, वेरी गुड। 2 A's कैपिटल 40,000, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 B's कैपिटल 2 C's कैपिटल 20। बच्चे नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस को बांटने के लिए उसे डेबिट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। सिंपल है ना बच्चों ये? वेरी गुड। ध्यान दें तो सब कुछ सिंपल है। 45 सही से बांटा है बच्चे आपने। 20 15 कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? पिटोगे वरना। ओके। नरेशन बीइंग पीएनएल क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो गिवन है बच्चों ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। वेरी गुड, आप तो होशियार हो गए सब। मैम की जगह पढ़ा सकते हो, है ना? पहले से थे? ओके, देन तो यू डोंट नीड मैम। अच्छा, वैसे होशियार हो, अकाउंट्स में नहीं हो। ओके, सही है। कितनी अमाउंट है बच्चों? 36। 16। नरेशन लिखेंगे खुद से बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चों इतना। ठीक है, जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू हैव नोटेड दिस गो फॉर नेक्स्ट। चलिए, ABC आर पार्टनर्स जिनका रेशियो 3:1 है। ओके बच्चों, अकाउंट्स में ना हमेशा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की आदत रखो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी तो चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब शेयर कैपिटल जैसा चैप्टर पढ़ने लगोगे उस टाइम आपको ये शॉर्ट में लिखने का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें। ABC पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। D एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन फॉलोइंग बैलेंस शीट इज गिवन। हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 1/20 का। 4 अलग अलग केसेस में बच्चों आपने एंट्री करनी है। पहला केस है कि कोई क्लेम नहीं है या तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों एक ही बात है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? ये डेबिट हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। करेक्ट। कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे आप? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 1/20, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। टू B's कैपिटल 2 C's कैपिटल। 3:1 में हमें बांटना है 60 40 20। ओके, नरेशन खुद से लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। बी पार्ट पे आते हैं। यस बच्चे,
बोलो बोलो डब्ल्यू, अच्छा एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ो। क्लेम ऑन अकाउंट इज 60। ओके वेरी गुड, यही बता रहे थे आप, ठीक है। वर्कमैन हमारे पास रिजर्व जो था 1 20 था, लाइबिलिटी आ गई 60 की, ठीक है। सो वर्कमैन, अभी बताते हैं बच्चे, जस्ट अ मोमेंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 120 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 60। अब कितना बचा? 60, तो आप बांट दीजिए। बांटना बच्चों, being workman compensation reserve transferred to provision and balance distributed among partners। नरेशन लिखेंगे, being workman compensation reserve transferred to workman claim and balance distributed। अगले केस में क्या दिया हुआ है? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 120। 1 20 का ही रिजर्व है, उतना ही क्लेम है, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों सी पार्ट की? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन क्लेम, वेरी गुड। पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा बच्चों यहां पे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। नेक्स्ट डी पार्ट क्या कह रहा है? व्हेन क्लेम इज 150, 1 20 का रिजर्व है, क्लेम आ गया 1.5 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन से आएगा, वेरी गुड। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है 1 20 का, जो 30,000 कम पड़ रहे हैं वो हम रिवैल्यूएशन से लाएंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। और ये जो 30,000 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस है, ये कौन बेयर करेगा? ये रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा, यानी एक, यस वेरी गुड। A is capital, B is capital, C is capital to revaluation। Okay, as you say 30,000 को हम 3 to 1 में बांटेंगे, 15 10 5। चलिए बच्चे इतना नोट करें। लास्ट वाले की नरेशन, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। एक्स एंड वाई जिनका रेशियो 3:2 है, जेड इज एडमिटेड 1/5 शेयर। ऑन द डेट देयर वाज 150 इन जनरल रिजर्व एंड 20 इन पीएनएल डेबिट साइड है, नहीं, अच्छा हाँ, डेबिट बैलेंस ऑफ 20 इन पीएनएल पास जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे? बांट देंगे, सिंपल है, अपने आप करोगे। जनरल रिजर्व में 1.5 लाख रुपए है, मैं यहां पे लिख देती हूं, जनरल रिजर्व में 1.5 लाख रुपए है, और पीएनएल के डेबिट साइड में, डेबिट साइड मतलब एसेट साइड पे गिवन है 20। क्या हो जाएगी बच्चों एंट्री बताओ? पहला जनरल रिजर्व क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा बांटने के लिए। जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई 3:2 में बांट दीजिए। और इसके लिए क्या करेंगे? रिवर्स, क्योंकि डेबिट है, इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू पीएनएल। वेरी गुड, चलिए फटाफट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
हाँ जी, ये लीजिए। Those who are done with fourth can try for next. Question fifth आप try कर सकते हैं. I think 3 more questions if I'm not wrong. Let me check. Yes, 3 more and we'll be done. नहीं, अभी हो जाएगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी लगेगा टाइम, वही कह लो. चलिए नेक्स्ट. गिव जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4800. हमारे पास जनरल रिजर्व है 4800 रुपीज का. At the time of admission of Z, when 20% of the reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve, the firm has 2 partners. आपको बोला है कि आपके पास जनरल रिजर्व है 4800 का, लेकिन आपको उसमें से 20% IFR में ट्रांसफर करना है और बचा हुआ बांट देना है. तो क्या एंट्री करोगे बताओ? यस, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? बचा कितना? तो जर्नल एंट्री क्या बनी? टू वाइज कैपिटल. हमारे पास 4800 का रिजर्व था जिसमें से 960 यहां चला गया. इसको बांट दो बच्चों. हमारे पास कोई पुराना रेशियो नहीं है ना. विल टेक इट टू बी इक्वल 1920. वी डोंट हैव एनी ओल्ड रेशियो, तो मैंने इक्वल ले लिया. चलिए जी देखते हैं. नोट हो गया बच्चों? क्वेश्चन 5 हो गया नोट. 2 मोर टू गो. फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. एडमिशन के केस में रिजर्व्स को कैसे ट्रीट करते हैं वो यहां पे खत्म हो जाएगा, राइट? इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन करना है और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे एडमिशन के. उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट. सो दिस इज अ बिट लॉन्ग चैप्टर. हो जाएगा बट आई थिंक 3-4 मोर क्लासेस एंड विल बी डन. लिख रहे हो बच्चे अच्छे से आप सब? व्हाट इज गोइंग ऑन बच्चे यहाँ पे? ये क्या है? ये पुराना है. खुदा जाने तेरा क्या होगा. चलिए जी. ए बी सी वर पार्टनर्स जिनका रेशियो 6:3:1 है. दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी, यानी डी के आने के बाद जो नया रेशियो है वो है 3:3:3:1. They also decide to record the effect of the following without affecting the book values by passing an adjustment entry. Pass entry through current account, यानी यहाँ पे हमें करंट अकाउंट का यूज करना है, कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे बच्चों. अब बताओ क्या करोगे? यहाँ पे बोला है कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट देना है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू जी. ओके, और नेगेटिव आया तो. लेकिन ये सब करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? सैक्रिफाइस. और वो रेशियो निकालना पड़ेगा हमें कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है. कैसे निकलेगा? Who's talking? Old ratio 6/10. नया रेशियो क्या है? 3/10. इसका सैक्रिफाइस हो गया 3/10, इसका 0. ये तो
सॉरी व्हाट? हाँ बच्चा एक बात बता, सैक्रिफाइस रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ओल्ड, हाँ बच्चा बात सुन, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें सिर्फ बांटना होता, जैसे जनरल रिजर्व बांटना है, कंटिजेंसी बांटना है, ये सब बांटना होता तो आपको नए पार्टनर के रेशियो की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि आपको इनको बांटना नहीं है। तो जब बांटना नहीं होता तो क्या प्रोसेस होता है? आप नेट इफेक्ट निकालते हो, उसको गेन शेयर से मल्टीप्लाई करते हो और एंट्री कर देते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे एंट्री। समझ में आई बात आपको? दोबारा समझाऊं? लेट मी सॉल्व, फिर समझ में आएगा। बच्चों ये देखो, आप सैक्रिफाइस निकाल रहे थे और ये आंसर नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है? ये भी गेन कर रहा है। हो रहा है। क्यों? मैं चुप, सारे चुप, पहले मेरी बात सुनो। क्यों ऐसा लग रहा है आपको गेन सैक्रिफाइस मैच नहीं हो रहा? ये देखो, ए ने कितना लिसन, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, इसने गेन कितना किया? 2/10, गेन 2/10, और आने वाले पार्टनर ने कितना गेन किया? तो ये दोनों गेन जोड़ो, क्या इसके सैक्रिफाइस से मैच हो रहे हैं? yes. तो डी के आने से ए ने जो टोटल सैक्रिफाइस किया वो 3/10 था। जो ए का सैक्रिफाइस था वो डी को भी मिला और सी को भी मिला। देखो ये मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया था कि ऐसा हो सकता है कि नए पार्टनर के आने से किसी पुराने पार्टनर का शेयर बढ़ जाए। ऐसा क्यों हो सकता है? मान लो डी को एडमिट करना था और सी ने मना कर दिया कि भाई मैं एडमिशन अलाउ नहीं करूंगा। ए और बी चाहते थे कि नहीं भाई सी का डी का एडमिशन होना चाहिए, तो उसको बोला कि तेरा शेयर बढ़ा देंगे, तू हाँ बोल दे। समझ में आया आपको? डी का एडमिशन करवाने के लिए सी का शेयर बढ़ाया हो सकता है। से यस, ओके। तो अब देखो यहां पे दो गेनिंग पार्टनर है और सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए। यहां पे हमें पहले कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। क्या बच्चे, क्या? सॉरी दोबारा पूछिए। आई एम कमिंग टू दैट। आप पहले एक बार नेट इफेक्ट निकालो, नेट इफेक्ट निकालो जिसमें क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को प्लस करना, डेबिट में सिर्फ एक ही है, सो 150 + 60। नेट इफेक्ट के लिए क्या करना होगा? जनरल रिजर्व प्लस कंटिजेंसी रिजर्व प्लस पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस माइनस एडवर्टाइजमेंट, सो 150 + 60 + 90 कितना आ रहा है बच्चों ये बताओ? 180 आएगा क्या? ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव है। क्या आंसर है? पॉजिटिव 180 का नेट इफेक्ट है हमारा। से यस, कोई दिक्कत? अब देखो हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्यों गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है, नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है हमारा। सो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन 180 मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर। अब यहां पे ना दो बंदे गेन कर रहे हैं, एक तो आने वाला एक तो आने वाला पार्टनर कर रहा है और कौन कर रहा है? देखो बच्चे यहाँ पे ना एक लॉजिक समझो। आपको ये सवाल पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं, बट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जनरल रूल क्या होता है कि भाई ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ये पुराने कमाए हुए हैं, इस पे आने वाले पार्टनर डी का कोई हक नहीं है। तो अगर वो हक चाहता है, क्योंकि अब आप इसे बांट नहीं रहे हो, क्वेश्चन ने मना कर दिया कि ये बैलेंस शीट में रहेगा,
तो अगर बैलेंस शीट में रहेगा तो आने वाले पार्टनर का भी हक हो गया, फिर तो से यस, फ्यूचर में जब कभी ये बटेगा तो उसे भी मिलेगा। हाँ बोलो ना। तो उसे मुफ्त में नहीं देंगे, इसके पैसे हम आज ले लेंगे उससे, तब जाके इसमें हक देंगे। बात समझ में आई? या तो हम इसे बांट के खत्म कर देते, अगर बैलेंस शीट में रखना है तो हम उससे पैसे लेंगे, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि डी कितना पैसा देगा, जितना उसने गेन किया 1/10, 18,000 रुपए, और ये भी गेन कर रहा है। सी कितना पैसा देगा, कितना गेन किया है इसने, 2/10, और ये दोनों रुपए किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, क्योंकि वही तो सैक्रिफाइस कर रहा है इन दोनों के लिए। एंट्री क्या बनी, फाइनल आंसर। वेरी गुड, सही बताया बच्चे आपने। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग ये दो है, टू सैक्रिफाइसिंग, टोटल कितना हो जाएगा 54। ओके बच्चों, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है शायद। चेक, लेट मी चेक। बच्चों ये नोट हो गया तो मैं अगले पे चलूं, या कोई नोट कर रहा है अभी? डन। Last question for the day and for this topic. Can I scroll a bit? Anybody still noting? Next, A, B, C were partners जिनका रेशियो 3:1 है. They decided to take D into admission. बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपने ऊपर किया है, नया रेशियो दिया गया है, आप इसे एज अ होमवर्क मार्क करें, खुद से ट्राई करेंगे। मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। 3:1 इनका पुराना रेशियो है, नया रेशियो जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2:1:1। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, अभी आप जो पूछ रहे थे, क्या आप इस रेशियो से मेकआउट कर सकते हो कि डी का रेशियो क्या है नया, बताओ क्या है, 1/6, यानी कैन आई से डी इज एडमिटेड विथ 1/6 शेयर, तो डी का तो ये गेन हो ही गया ना, डी को तो मिल रहा है ना ये, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग विदाउट डिस्टर्बिंग। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज थी, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, यहां पे क्या बोला है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस शीट, यानी सेम बात हो गई। आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व ऐड होंगे, पीएनएल माइनस होगा। बच्चे ध्यान से देखो, ये डेबिट बैलेंस है, माइनस होगा, और अगर आप चेक करते हो तो ये आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेट इफेक्ट आपका आएगा यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव कितना आएगा, 90 और 60, ये हो गया 1.5 लाख, -30 आएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस आइटम है और ये दोनों माइनस, सो मेरा नेट इफेक्ट -30 आ रहा है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये नेट इफेक्ट माइनस है, आप जो एंट्री करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप पहले गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे, कौन क्या गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। सैक्रिफाइस निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, जो भी सैक्रिफाइस आएगा, ठीक है, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको वो पैसे मिलेंगे, राइट। 30,000 को आप गेन शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर द अमाउंट इज दैट विल बी गिवन टू द सैक्रिफाइस। समझ में आ गया। एंट्री क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखती हूँ ताकि आप गलती ना करें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू, उल्टी एंट्री क्यों करी बच्चों, क्योंकि ये नेट इफेक्ट नेगेटिव है। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका, कोई समस्या तो बताओ, अदरवाइज आप इसे होमवर्क में करके आएंगे। पक्का, अभी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, बड़े फास्ट हैं आप। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, बी देयर, दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है। अब हम अगली क्लास में कैरी ऑन करेंगे विथ रीवैल्यूएशन टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।